हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे। स्टार्ट किया था सोल्यूशन क्या होता है, उसके कॉम्पोनेंट्स पर बात की थी। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पर हम लोगों ने बात की थी। फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 टाइप के सोल्यूशन आपने पढ़े थे। फिर उनको फर्दर क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट। ओके, देन हमने यहाँ पर बात की थी किस पर, आपका कॉन्सेंट्रेशन पर, कि सांद्रता क्या होती है। तो विलेय की मात्रा जो विलायक में उपस्थित है वही उसकी सांद्रता है। और उसके बाद आपने सांद्रता को क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली मेजर करने की बात की थी। क्वालिटेटिवली 2 टाइप के सोल्यूशन बताए, यानी गुणात्मक रूप से, एक तनु विलियन, दूसरा सांद्र विलियन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना। डाइल्यूट जहां पर आपके जो सोल्यूट है उसकी मात्रा कम है उसको डाइल्यूट कहा जाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड जहां पर सोल्यूट की मात्रा अधिक है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर किया जाता है, सांद्रता को किन किन टर्म्स में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था परसेंट बाय मास और मास परसेंटेज, जिसको द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है ना। हम देख रहे थे कि अगर किसी भी कंपोनेंट का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस कंपोनेंट का जो द्रव्यमान है उसको कुल द्रव्यमान से, विलियन के कुल द्रव्यमान से विभाजित कर देते हैं और गुणा करते हैं 100 से, तो हमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उस अवयवी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने द्रव्यमान प्रतिशत के का न्यूमेरिकल भी एक देखा था। देन हमने आयतन प्रतिशत देखा था। अगर लिक्विड्स हैं आपके विलियन में तो उनका आयतन प्रतिशत, यानी कि विलियन आपका लिक्विड में है, विलेय भी आपका लिक्विड है, तो वहां पर जनरली आप आयतन प्रतिशत की बात करेंगे। आयतन प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है, सेम वैसे जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत की बात की। विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, वो विलेय इंटू 100 यानी गुणा 100 कर देंगे तो वो विलेय का आयतन प्रतिशत होगा। इसी प्रकार विलायक का भी आप लोग निकाल लेते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट का आप आयतन प्रतिशत इस उससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। देन यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल देखा था, मास बाय वॉल्यूम परसेंट द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो वहां पर विलेय का द्रव्यमान लिया जाता है और विलियन का आयतन लिया जाता है। तो विलियन के आयतन से हम विभाजित करते हैं विलेय के द्रव्यमान को और फिर इंटू कर देते हैं 100 को, तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत उस विलियन का आ जाता है। ठीक है। इसका भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल यहाँ पर देखा था। 5 पर मिलियन में हम कॉन्सेंट्रेशन को देख रहे थे, सांद्रता को। अगर विलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम है तो फिर उसके मिलियन भागों में हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ हम कर देते हैं, क्योंकि मिलियन की बात कर रहे हैं। इसका भी न्यूमेरिकल देखा था आपने, 2 न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है ना। चलिए, नाउ मोल फ्रैक्शन पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी कि मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो। मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहा जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मोल फ्रैक्शन जो आपका है, ये मोलों की संख्या का अनुपात। क्या है? मोलों की संख्या का अनुपात। किस किस की मोलों की संख्या? मोल जब भी हम विलियन, क्योंकि सबसे पहले बात कर रहे हैं विलियन की। ठीक है ना। विलियन में क्या क्या उपस्थित है? आपका विलेय और विलायक उपस्थित है। ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल ले लीजिए। हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमने क्या लिया, ए हमने एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है। इसमें हमने कोई सोल्यूट बी ऐड कर दिया। बी आपका क्या है? सोल्यूट। ठीक है। यानी ए आपका विलायक है और बी क्या है? विलेय। और दोनों ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका सोल्यूशन बना, यानी कि विलेय। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या है? ये एक रेशियो है। ठीक है ना। मोलों की संख्या का अनुपात है। किस किस के मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या सपोज यहाँ पर है, विलेय के मोलों की संख्या है आपका NB। ठीक है। और
विलायक के मोलों की संख्या बराबर है n। ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोल है आपका Na प्लस Nb। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला आपका कहता है किसी भी चीज का जो मोल अंश होता है, किसी भी कंपोनेंट के आप मोल अंश की बात कर रहे हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, जिस भी अवयव का मोल अंश, यहाँ पर आप लिखेंगे अवयव का मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अवयव का मतलब क्या है, जिन कंपोनेंट से मिल करके आपका जो सॉल्यूशन है वो बन रहा है, तो वो कौन कौन से अवयव है, एक विलेय दूसरा विलायक है। तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या आपको पता है, तो आप उनका मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, एक्स बी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज लिखे यहाँ पर, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं, विलयन में उपस्थित कुल मोल। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या निकाली थी आपने, Nb। ठीक है, और विलयन में उपस्थित कुल मोल क्या थे, Na प्लस Nb। तो ये क्या हो गया, ये हो गया Xb। ठीक है, चलिए दूसरा, विलायक का मोल प्रभाव बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे वही विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, या विलयन में उपस्थित कुल मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक से इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, और मैंने आपको बताया था विलयन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल प्रभाजों का योग एक होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, विलयन के सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग एक के
बराबर ठीक है सभी अवयव, क्योंकि यहाँ पर दो ही अवयव थे ए और बी, है ना। इसमें तो आपने क्या बोला, ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है, आपका दो ही कंपोनेंट है। तो दोनों के मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज एक्स ए और विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी, यही है ना। यहाँ विलेय का निकाला था एक्स बी और यहाँ क्या निकाला, विलायक एक्स ए। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट। ओके चलिए, और सपोज इसमें कोई तीसरा कंपोनेंट सी होता तो फिर आपका क्या हो जाता है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे समझेंगे। चलिए, तो मोल प्रभाज है, मोल अंश आपका क्या था, विलेय का मोल प्रभाज निकाला, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल में मोल। विलायक का मोल प्रभाज निकाला, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोल। ठीक है ना। मोल प्रभाज है, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर भी मोलों की संख्या है, नीचे भी मोलों की संख्या। ऊपर नीचे का मतलब क्या, अंश में भी और हर में भी। रेशियो की जब बात होगी, और सेम अगर चीजों का रेशियो आप देख रहे हैं जिनका मात्रक सेम है, तो वहां पर फिर आपका मात्रक नहीं मिलता है कोई भी, ठीक है। और मोल अंश का मान ताप पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा मोलों की संख्या की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है, WB विलेय का दिया गया द्रव्यमान है जिसका आणविक द्रव्यमान MA है, MB है, ठीक है ना। और यहां पर आप निकालेंगे फिर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। WB द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो वो कितना हो जाएगा, उसका दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो बराबर WA/MA, ठीक है। दूसरा WA विलायक का दिया गया द्रव्यमान है जिसका आणविक द्रव्यमान MA है। तो उस विलायक का क्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, WA/MA, ये हो जाएगी। क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या क्या थी, NB थी, और विलायक के मोलों की संख्या Na, तो Na प्लस, और Na आपका क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, और फिर आपको जैसे विलेय का मोल प्रभाव जो है वहां पर आप उसका फॉर्मूला लगा देंगे। यानी मैं इनको इक्वेशन 1 और 2 मान लूं, अगर ये आपके इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करने से आपका क्या होगा, सपोज समीकरण 1 में Na का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण एक क्या थी, NB इज इक्वल टू Na व NB लिखिए, व NB, ठीक है। XB इज इक्वल टू क्या था आपका, NB/Na प्लस NB, यही था। XB इज इक्वल टू NB/Na प्लस NB।
तो यहाँ आपने वैल्यू पुट कर देनी है। एनबी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आएगा ये, ठीक है, इसको ये करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स बी इज इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है ना। ए बी से ध्यान रखेंगे, बी मैंने विलेय के लिए लिया है और ए विलायक के लिए। एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन बी था आपका, एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी बाय एम बी अपॉन एन ए प्लस एन बी था, एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस यहाँ पर एन बी डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है। ये कर लेंगे आप इस प्रकार से। अभी वैसे ही फिर आप किसका निकालेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 में एन ए व एन बी का मान रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम। ये दोनों पार्ट सेम ही है, ये वाला पार्ट और ये वाला सेम ही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपने विलायक का के मोलों की संख्या को पहले लिख दिया है, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को पहले। चलिए, ये हो गया आपका, ये समझ आ गया विलेय विलायक मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे ना। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों का आपके पास क्या है, दिया गया भार है, मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं, तो मोलों के मोल प्रभाज भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जल H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। फिर उस मोलर मास से इसके मोलर मास को इसके ही जल के मोलर मास से आप जल के दिए गए भार को विभाजित करेंगे, जल के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड के दिए गए द्रव्यमान को जो यहाँ पर दिया गया है उसको उसके मोलर मास से विभाजित करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से विभाजित करेंगे, तो आपको सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या पता चल जाएगी। दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई है तो आप उनका मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मोल प्रभाज निकालना है आपको, ठीक है। तो एक बार जल का निकालेंगे, एक बार सोडियम क्लोराइड का, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले जल यानी कि H2O का अणु भार आप निकाल लेते हैं, जो कि क्या है H2O, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो एक एटम का एटॉमिक मास 1, तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 16, तो प्लस 16 18 क्या आ गया, अणु भार आ गया H2O का, ठीक है ना। तब जल के मोलों की संख्या क्या होगी, तो H2O का भार यानी जो दिया गया द्रव्यमान है डिवाइडेड बाय H2O का अणु भार। तो दिया गया भार कितना है, 54 ग्राम है आपके पास, उस 54 को 18 से डिवाइड कर दिया, 3 मोल हमारे पास किसके आ गए हैं, 3 मोल आ गए हैं जल के, ठीक है, कि वहां पर 54 ग्राम जल में 3 मोल उपस्थित है जल, ठीक है। देन NaCl का अणु भार क्या हो जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन का जो उनका एटॉमिक मास होता है उसको ऐड कर देंगे, तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये आ गया 58.5, ठीक है ना। ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड का अणु भार हो, ओके। तो NaCl के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो जितना उसका भार है डिवाइडेड बाय अणु भार, तो दिया गया भार है 58.5, ये दिया गया भार है, और अणुभार भी कितना है 58.5, तो 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5 इज इक्वल टू 1 मोल। तो NaCl के कितने मोल है, 1 मोल है, और इसके कितने हैं, 3 मोल। अब आसानी से आप किसकी गणना कर लेते हैं, मोल प्रभाज की गणना कर लेते हैं। तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा, XH2O करके भी आप इसको लिख सकते हैं, बराबर H2O के मोल बटे H2O के मोल धन NaCl के मोल। तो H2O के मोल कितने, 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 जल का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज कितना आ गया 0.75। अब
यहाँ पर आप लिखेंगे NaCl का मोल प्रभाज। तो NaCl के मोल बटे H2O के मोल धन NaCl के, यही किया था ना आपने, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर, जल और सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, उनको मिलाकर के विलयन बनाया जा रहा है, तो उसमें जल के और सोडियम क्लोराइड के ही मोल है। तो जब ये आप जल के मोलों की संख्या की गणना करेंगे तो आपने जल के मोलों की संख्या को डिवाइड कर देना है, किससे, अनुपात निकाल देना है, किसके साथ, विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो विलयन में दोनों के ही मोल है, ठीक है, NaCl के निकाल रहे हैं तब भी विलयन में दोनों के ही मोल हैं, तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर NaCl के मोल बटे H2O के मोल धन NaCl के मोल, तो NaCl के मोल आपका 1, H2O के मोल 3 है और NaCl का 1 है, तो 1 + 3, तो 1 इज डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया, पूरा 0.25 आ गया NaCl के का मोल प्रभाज, ठीक है। अब दूसरा आप क्या कर सकते थे, क्योंकि जल का मोल प्रभाज आपको ज्ञात हो गया है, तो हम जानते हैं कि विलयन में उपस्थित जितने भी अवयव हैं उनके मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है। तो हम H2O + X NaCl, ठीक है ना, XH2O यानी कि जल का मोल प्रभाज और X NaCl यानी कि NaCl का मोल प्रभाज, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो चूंकि हमें ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हमें ये वाला पता है, XH2 हमने निकालना है, तो X NaCl इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - XH2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.75, तब भी ये कितना आता, 0.25 ही आता, ठीक है। या आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, 0.75 में 0.25 ऐड कर लीजिए, 1 आ जाएगा। तो यही हमें, इसी प्रकार से कोई न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो आप कर ले जाएंगे मोल प्रभाज का, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए आने वाले सेशन में मोलैरिटी पर हम बात करेंगे। आज के सेशन में हमने मोल प्रभाज पे बात की, उसका न्यूमेरिकल हम लोगों ने एक देखा। आपके बुक में कोई और न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको आप कर लेंगे प्रैक्टिस उनकी, ठीक है ना। मोलैरिटी और मोलालिटी को होमवर्क में आप एक बार पढ़ के आएंगे, क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।